हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईसीएसआई ने अपना प्रपोज सिलेबस 2023 का अपना वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूं कि उस पर एक जो मेरा टेक है मैं आप तक शेयर कर पाऊं उसको, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर हमारा जो एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या सारे पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं नहीं है, 100% है, 20% है, 80%, जो भी आपका कुछ डाउट है। और जो कुछ मेरे को स्टूडेंट्स ने क्वेरीज भेजी है मेरे कि सर हमारे कुछ रिकमेंडेशन है जो आप आईसीएसई तक आगे पहुंचा दीजिए। तो जो अब तक मेरे पास रिकमेंडेशन आ चुकी हैं और कुछ आप लोग अगर आगे शेयर करना चाहते हैं प्लीज मुझसे शेयर करिएगा 7 अगस्त तक, जिससे कि मैं 10 अगस्त तक आईसीएसई पर अपना रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो है ये आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहले क्या चीज है कि देखिए जो प्रपोज सिलेबस है ये आपका प्रपोज है, अभी जो फाइनल आएगा हो सकता है मे बी देयर इज चेंज, ठीक है। तो ये मत मान कर चलिएगा कि ये प्रपोज सिलेबस ही फाइनल होगा। जो अभी 2017 आपका सिलेबस चल रहा है उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पहले जो ड्राफ्ट बताया गया था उससे और फाइनल में चेंजेस आए थे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या क्राइटेरिया को एक तरीके से मार्क करके बनाया गया है। एक तो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, लर्निंग के साथ साथ स्किल्स की जनरेट करना, मल्टी डिसिप्लिनरी लॉज हैं उनको पालन करना है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में देखकर। अगर आप एक मेरे से ओपिनियन जाते हैं तो देखिए एक बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को ड्राफ्ट किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कोर्स कंटेंट में देख रहा था, बहुत अच्छा बनाया गया है। तो शायद आपका और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बिकॉज जब आप आगे जाके एक बहुत अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स लेवल पर आप जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए एक बार आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये कंटेंट तो बेसिकली सब जो भी देखिए कमेटी होती है, प्रॉपर कमेटी के बेसिस पर ये सिलेबस आपका ड्राफ्ट किया जाता है। उसमें देखिए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है एकेडमिक कमेटी के, ठीक है ना, सेक्रेटरी हैं एंड देन वेरियस बहुत अलग अलग अथॉरिटीज हैं, पर्सन्स हैं जो कि आपके इस सिलेबस को ड्राफ्ट करने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं उन चीज़ों पर तो नहीं जाऊंगा शायद, क्योंकि आपको लगेगा कि सर आप हमारा थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहे हैं। तो बेसिकली प्रेसिडेंट सर भी यही कहना चाहते हैं कि ये एक नई बिगिनिंग है और आपको इस प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, थैंक्स करते हैं जो भी एकेडमिक कमेटीज के मेंबर को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट सर का मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये रजनीश पांडे सर एकेडमिक कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि आपके सिलेबस को ड्राफ्ट करने में हेल्प कर रही है। ये सेक्रेटरी सर हैं आशीष मोहन सर, जिन्होंने अपना आपको व्यूज दिया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज एंड सिलेबस रिव्यू टास्क फोर्स, SRTF बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो जिन्होंने आपका ये सिलेबस बनाया है, तो देखिए ये सारे पर्सन्स जो भी है काफी देखिए रिनोन्ड पर्सन्स हैं, जैसे कि देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, ठीक है ना, और जो यूजीसी के जॉइंट सेक्रेटरी। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि आपके सिलेबस को ड्राफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं हम। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जो आपका मेन पॉइंट है सिलेबस का मैं उस पर आना चाहूँगा। तो उसके बाद जब दूसरी चीज आ जाती है फिर आपका हाँ, क्योंकि जो 21 जुलाई 2022 की जो मीटिंग हुई है उसमें आपका ये सिलेबस का जो पूरा है वो अप्रूव किया गया है, उसको हम आगे लेकर चलते हैं। चलिए तो देखिए इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड जो इसमें एक मेजरली पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि द न्यू रिवाइज सिलेबस 2023 proposed to be effective from 1st February 2023, ठीक है ना। तो 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन से कोर्स के लिए सर? ये एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और 1 अगस्त 2023 से लेकर किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब अगर आपका डाउट होगा तो सर कि देखिए एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल आपको दोनों अलग अलग लेकर चलने हैं, और जब वो केस वाइज पेपर वाइज एग्जामिनेशन की और स्विच ओवर की बात आएगी तो उसके लिए अलग से सेशन में डील कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाह रहा वो सारी चीजें इसमें मिक्स करना और आपको लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना, वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमारे को डेट की क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर कोई भी आपका डाउट है प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए, उसको जैसे भी करके जो अपने पार्ट पर मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ मैं अपने पार्ट पर रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई आईसीएस से रिक्वेस्ट होगी तो मैं उनसे भी बात करके आगे आपके लिए रिजॉल्वमेंट ले लूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं।
आई थिंक डेट की अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। एक बार ऑब्जेक्टिव की तरफ हम नजर अपनी कर लेते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है हमारे को कोर एरिया में फोकस करना। अब जैसे मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा कि प्रोफेशनल एग्जाम में जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, हालांकि अब तो ग्रुप बोला जाता है, पहले मॉड्यूल बोला जाता था, तो प्रोफेशनल ग्रुप में जो आपका टैक्स है वो इलेक्टिव में डाल दिया। तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर टैक्स तो इतना मेन सब्जेक्ट है, हमारे को ओवरऑल इंडस्ट्री का देखना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि सर हमारे को उसको ये आप पूरा नॉर्मल सब्जेक्ट्स कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑडिट के लिए कह रहे हैं, कुछ एडवांस कंपनी लॉ को प्रॉपर पेपर के लिए कह रहे हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करके कोई एक पेपर है जिसमें बहुत सारी चीजें, म्यूचुअल फंड, डेट, सिक्योरिटीज, उसके लिए भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलिए उसको हम लेटर ऑन लेकर चलेंगे धीरे धीरे, जिससे कि और जिससे आपको पता चले कि स्टूडेंट्स क्या सोच सकते हैं और क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी। आप ये मत सोचिएगा कि सर क्या पता हमारी चीजें इंप्लीमेंट ना हो और हम हमारे बताने का फायदा क्या होगा या बताने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी आपकी चीजें हैं, देखिए आप जब इसमें पढ़ेंगे इस रिपोर्ट को, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे दूंगा कि देखिए जो भी चीज है आईसीएसई उसको सिंसियरली चीजें देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उसके लिए आगे कैरी ऑन करता है। ठीक है, चलिए तो अब ये कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं जिसके बेसिस पर आपके सिलेबस ड्राफ्ट किया गया है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके एक तरीके से कुछ पोर्शन है सब्जेक्ट्स में न्यू चीजें लाई गई हैं, जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉज हो गया, लेबर लॉज को अलग तरीके से पहले छोटा सा चैप्टर आता था, अब उसको एक अलग से 40 मार्क्स का वेटेज दे दिया गया है। इस तरीके से चीजें करी गई हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता था कॉर्पोरेट, जो आपको ओएमआर बेस था, क्या था, हाँ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वो क्या था, वो आपके अलग अलग ओएमआर बेस थे पेपर, अब उसको क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो उसको भी आपको अलग से चीज को लेकर चलना है। तो अब हम अगर आगे चलते हैं तो ये अगर हाँ इस पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि इट इज प्रपोज, ये अभी प्रपोज है कि हमने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का पेपर जो कि 40 मार्क्स का होगा, हम उसको करना चाहते हैं। बिकॉज जो अब आगे आने वाला समय है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। जैसे एक आपने पढ़ा होगा टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होगी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो जो आगे आने वाला टाइम है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज का भी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपके चीज में लाया गया। अब इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज में कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, आजकल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं, उस पर भी सारी चीजें आपकी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, फिर सेकंड है आपका इट इज प्रपोज्ड टू अलाइन द रीडिजाइन इंट्रोड्यूस अ पेपर टाइटल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब जो आपका वो दो सब्जेक्ट्स थे उसको मिलाकर क्या कर दिया गया है, कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, और सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो अभी एज पर आईसीएसई के प्रपोज सिलेबस में 100% सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा कि ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर इट इज प्रपोज्ड टू ऐड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, जो भी मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एक अलग से, क्योंकि लेबर कॉड्स आ चुके हैं नए नए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को बिल्कुल अमेंडेड अप टू डेटेड रखना है, जिससे जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएं तो एक फ्रेश, एक न्यू कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास हो जिसको सारी चीजें अपडेटेड नॉलेज के साथ अवेलेबल है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे जूरिस्ट, ये सब्जेक्ट आपके पास पहले भी था और ये सब्जेक्ट आपके पास अभी भी है, बस इसमें जो कुछ बिजनेस लॉज वगैरह हैं आई थिंक वो आपके नेक्स्ट उसमें शिफ्ट हो गए हैं, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब तक अगर आपको कोई क्लियरिटी है तो अच्छी बात है, अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक कंपनी लॉ का पेपर है, उसमें आपका जो प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है ना, एक प्रोसीजरल हो गया और एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका अलग अलग मार्किंग हो गई। जैसे कि अगर सर लॉस पढ़ना है हमारे को तो उसका अलग सेगमेंट हो गया, और जब उसका एप्लीकेशन का टाइम आएगा कि नोटिस की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, बोर्ड मीटिंग्स की कंडक्शन कैसे होती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो आपका एक अलग पार्ट कर दिया जिससे आप उसको सिंसियरली लेकर चलें। चलिए, अब सर ये तो बात हुई एग्जीक्यूटिव की। अगर अब हम बात करें प्रोफेशनल लेवल की तो उस पर क्या हुआ है, तो देखिए प्रोफेशनल में अगर हम बात करें तो एक एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का एक नया सब्जेक्ट, एक तरीके से कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड अभी भी आपके पास वो सब्जेक्ट है, जैसे वो जीआरएम करके जो आपका सब्जेक्ट है, बट उसमें क्या है, अब इसमें जो आपका एक प्रॉपर एक तरीके से अगर मैं कहूंगा जब आप मेंबर बनेंगे उसके बाद भी एक इनका एक सर्टिफिकेशन, आईसीएसई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि एक तरीके से इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा वो बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेबस, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग अपीयरेंसेस, ये एज यूजुअल सेम टू सेम है,
ये पहले भी आप पढ़ते थे और आप आगे भी पढ़ेंगे। हाँ, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फोकस करी गई है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के रूल्स को इस बार स्पेसिफिकली करवाया गया है, बिकॉज जो आने वाला समय है वो एडवोकेसी का है। अभी भी देखा गया है कि जितने भी जैसे हम एडवोकेसी में काम करते हैं या फिर हम जब जिसको अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी भी एडवोकेट ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनसीईआरटी में बजाय कंपनी सेक्रेटरी के। तो उस चीज को हमारे को आगे लेकर आना है। फिर अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट लेकर आए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, जैसे जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था एग्जीक्यूटिव का, वो अब कहां पर आ गया है, आपका प्रोफेशनल में आ गया है। और एक कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कि 60 मार्क्स का होगा, हम ये आगे चेक कर लेंगे, आप घबराइए मत कि सर ये मार्क्स आपको कैसे पता चल रहे हैं, ये अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आए गए हैं, उनके उस पर भी एक बार हम अपना टेक दे देते हैं। देखिए एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहला अब आप कहेंगे कि सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सोशल गवर्नेंस पर एक नया पूरा इलेक्टिव सब्जेक्ट पूरा कितने मार्क्स का है सर? ये 100 मार्क्स का पेपर है आपका पूरा। तो अब आप सोचेंगे सर कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 135 सिर्फ, उसमें हमारे को इतना सब कुछ क्या सीखने को मिलेगा? तो पूरा आपको शेड्यूल 7 के बारे में और पूरी बहुत सारी जो भी डिटेल्स है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है सीएसआर का, वो सारा इसमें आपको सब्जेक्ट में कवर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दूसरा आ रहा है आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोबोटिक्स का आने वाला जमाना है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स हो गया आपका, साइबर सिक्योरिटीज हो गया, ये सब जब आने वाला समय है तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, इसमें कवर हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपडेटेड रहें नॉलेज के हिसाब से, तो आप मेरे रिकमेंडेशन से आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन और भी कुछ होंगी, वो आगे हम देख लेंगे। एक सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन मीडिएशन, जो मतलब एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के जो केस होते हैं, वो सारा आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक सब्जेक्ट था, एक आपका सब्जेक्ट था, आपको याद होगा शायद फॉरेंसिक ऑडिट, ये फिर बीच में हटा दिया था, बट थैंक्स गॉड कि अब आईसीएस ने इसको दोबारा प्लेस कर दिया, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। तो और इंटरनल ऑडिट आपको पता ही है, आपका सेक्शन 138 है कंपनी सेक्टर का जो डील करता है। अब उसको एक तरीके से आपको अलग से पढ़ा, क्योंकि जो बिग फोर्स होती हैं इनकी पूरे डिपार्टमेंट्स हैं। इंटरनल ऑडिट का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक ऑडिट का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे को जब तक हम सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तो हमारे को हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो काफी सारी बातें हो गई हैं, बट ठीक है। देखिए, अगर हम ठीक से अप्रोच लेकर चले, उसको समझदारी से सिलेबस को समझे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी और आप सिंपली तरीके से इस कोर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगर आगे चले तो अब जैसे मेरे से जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कमेंट्स भेजने का क्या मतलब है, सर पता नहीं हमारी बात सुनी भी जाएगी नहीं, हम तो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, स्टूडेंट्स मेंबर्स की भी, स्टूडेंट्स के भी अलग से सब कमिटीज बनी हुई है। सब कुछ रिप्रेजेंटेशन जो आपका है वो आईसीएसआई सिंसियरली बेसिस पर रिव्यू करता है। आप देखिए, जो हमारा स्लाइड है वो आपको शो भी करेगा। जैसे कि अब आप लोग देख पा रहे हैं कि गूगल, जो भी गूगल फॉर्म से उनके पास रिकमेंडेशन पहुंची, ठीक है ना, की सजेशन रिसीव फ्रॉम द स्टेकहोल्डर थ्रू गूगल फॉर्म। अब उसमें क्या क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इलेक्टिव पेपर्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो वो सब्जेक्ट्स आ गया, इलेक्टिव पेपर ज्यादा होने चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि कितने ज्यादा इलेक्टिव पेपर्स आ गए हैं। इवन अब आपके एग्जीक्यूटिव में इलेक्टिव पेपर आ गया है। तो ये अपने आप में अलग बात है कि देखिए वो जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो आईसीएसआई सुनकर चलता है। फिर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, ड्राफ्टिंग, जीएसटी का पेपर, देयर शुड बी कॉम्बिनेशन। देखिए, ये जो बात थी कॉम्बिनेशन करने की, एमसीक्यू आपकी अभी तक आप देख रहे थे सर एग्जीक्यूटिव में 3 पेपर थे, वो पूरे 100% एमसीक्यू बेस्ड थे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अब कभी हम नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते थे तो हम फेल हो जाते थे, बट देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। तो जब आपने इसको रिप्रेजेंटेशन भेजी तो देखो आईसीएस ने उसको रिगार्ड किया, देखा, और अब जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको उसको पता चलेगा कि देखिए सर कितना अच्छा उस तरीके से सिलेबस को हमारे ड्राफ्ट किया गया है। आगे चलते हैं, बाकी आप उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये की सजेशन से रिसीव फ्रॉम द फोकस डिस्कशन, जो आईसीएसआई ने डिस्कशंस किए होंगे उसके बेसिस पर है कि देयर शुड नॉट बी अ 100% एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो जैसा कि डिस्कशन हुआ तो ये इसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर साइबर लॉ से रिलेटेड, एनसीईआरटी मैटर से रिलेटेड कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर होना चाहिए। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का जो भी है एक ड्राफ्टिंग का पेपर हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो कि
फोकस डिस्कशन से आपके कोर्स में इम्प्लीमेंट करी जाएंगी। आगे चलते हैं। हाँ, ये है कुछ एक स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ होगा, तो उसके बेसिस पर जो आपकी सजेशन लिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से सजेशन लिए गए हैं, बट कहते हैं स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दे शुड नॉट बी एनी एमसीक्यू बेस्ड पेपर। तो आई थिंक मैं इस बात से थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अगर आप लोग मना कर रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, मैं उसको आगे रिगार्ड करूंगा। हालांकि वैसे जितना मैंने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है वो कहते हैं कि सर देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू बेस्ड, सो दैट जिससे कि हम अच्छे से पढ़ाई को अपने इम्प्लीमेंट कर पाए। और बाकी वही सारी चीजें कि सर द कंटेंट ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर, क्योंकि मुझे पता है सर 5 टेक्स्ट हैं और इतने 5 हेड्स हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, वो आगे बात करेंगे हम। और क्या वो रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो भी सारी चीजें हैं उसको टेक रिगार्ड किया गया है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हाईलाइट्स, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखा दी जाएंगी। अब मैं शायद आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के सिलेबस पर आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब आपका जो अगर हम बात करें तो अभी तक अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि सर हमारे पास जो अभी तक एग्जीक्यूटिव एग्जाम में हमारे पास 8 पेपर्स थे, बट अब आपके पास 7 पेपर्स हो, ठीक है। तो सर कौन सा पेपर मर्ज हो गया, जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला था, वो आपका सब्जेक्ट मर्ज हो गया है, ठीक है। चलिए पेपर वाइज एग्जामिनेशन वगैरह की सब बातें हम बाद में करेंगे। तो जैसा पहला सब्जेक्ट है आपका, आप देखिए अब हम मॉड्यूल ना बोल के ग्रुप बोलेंगे। तो ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट आपका वही जेआईजी है। अब कंपनी लॉ प्रैक्टिस को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, 60 मार्क्स 40 मार्क्स में, कंपनी लॉ एंड प्रिंसिपल्स एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर थर्ड आ जाता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर इसमें से टैक्स का आ गया, तो टैक्स आपका ग्रुप 1 में नहीं है, टैक्स आपका ग्रुप 2 में चला गया है, ठीक है। अब उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने को मिलेगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने को मिलेगा, वो तो एज यूजुअल है ही है, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो टोटल सब्जेक्ट्स अब 4 सब्जेक्ट। अब ग्रुप 2 की अगर बात करें तो देखिए सबसे अच्छी चीज जो ये करी है इन्होंने, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। सबसे पहले स्टूडेंट्स को कैपिटल मार्केट पढ़ाया जाएगा कि भाई कैपिटल मार्केट क्या होती है, उसके बारे में बताया जाएगा, और फिर जब वो समझने लायक हो जाएगा तब हम सिक्योरिटीज लॉ को समझाएंगे, ठीक है। और यही एक अप्रोच भी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज में, वो सारी चीजें जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सारे आपके कॉम्पिटिशन एक्ट वगैरह भी वो इसी के अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। जो मेन चेंज आया है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लॉज 40 मार्क्स का। ये जो एक आपका नया 40 मार्क्स का सिलेबस में तो था ऑलरेडी, बट मतलब चैप्टर आपके चैप्टर फॉर्म में था, इसको एक अलग से 40 मार्क्स की वेटेज दे दी गई है, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्टेप है। अब हम आगे चलते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये सब्जेक्ट आपका पहले ही था, बस अब इसमें क्या चेंज किया गया है आपका, एक तरीके से जो लेबर लॉ है 40 मार्क्स का, जिसमें वो सारे आपके जो न्यू कोड्स हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन देखी जाएंगी, उसके लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, वो सब इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो सर ये तो हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव का। अब अगर हम बात करें सर प्रोफेशनल का, तो प्रोफेशनल का आपका ये है अप्रोच। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ये है। तो अब अगर हम प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका। ESG सब्जेक्ट आपका एक ये आ चुका है, जिसमें आपको गवर्नेंस 65 मार्क्स का, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज आपको 50 मार्क्स के पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग में आपका 70 मार्क्स की ड्राफ्टिंग है, और प्लीडिंग जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें एडवोकेसी स्किल्स वगैरह वो सारा आपका कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जो ड्यू डिलिजेंस, जो कि एक बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है, जिसमें सेक्रेटरी ऑडिट वगैरह कंप्लायंस मैनेजमेंट जो सारा आप डील करके चलते हैं। तो 40 मार्क्स 60 मार्क्स के रिस्पेक्टिव भी है। और अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास 9 पेपर्स हुआ करते थे, अब वो रिड्यूस होकर कितने हो गए हैं, 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है। और अब अगर आप पढ़ के देखेंगे तो उसी में आपको अब क्या है, हर एक ग्रुप में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा। इलेक्टिव बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होना चाहिए ये। और कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो हम आगे चलेंगे, पहले हम सब्जेक्ट्स की तरफ देख लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स हैं सर प्रोफेशनल में। और आपका आ जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो देखिए जो आप एक तरीके से सोच रहे थे कि सर हमने एग्जीक्यूटिव में तो पढ़ लिया एक तरीके से, बट अब जो है आपका ये है कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा 60 मार्क्स का। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव में था वो अब आपका प्रोफेशनल पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका,
जिसमें आप पूरा इंसॉल्वेंसी वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा एक आइडिया लेकर चलेंगे, जो कि एक मेजर चंक होता है और आगे जो इंडस्ट्री में आप काम करेंगे वो एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब सर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स हमारे पास एक तरीके से ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ग्रुप 2 में भी हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? CSR जो मैं आपको पहले बता रहा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी पे सब्जेक्ट पे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट होना चाहिए, ये इलेक्टिव में नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी है आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा प्लीज, और जैसा आपको लगेगा फिर हम आगे उसमें बात कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग वहां पर दे दी। फिर एक आर्बिट्रेशन का सब्जेक्ट हो गया, लेबर लॉज, क्योंकि लेबर लॉ ऑडिट के लिए ICSI लगा हुआ है और जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब जाकर हमारे को पता चलेगा कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे को नहीं पता चलेगा कि हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने लायक हैं या नहीं। फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया और एक आपका हो गया इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ठीक है, चलिए।